भी वही करेगा, आगे ले जाने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ परवरिश और पालन पोषण में कभी भेदभाव नहीं किया गया। फार्मिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है बिल्कुल। हर जगह पे, हाँ। लेकिन वुमेन फार्मिंग की लोग बात करते ही नहीं है। आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी के मामले में महिलाओं से ज़्यादा कौन करता है? कोई नहीं करता। कि विमेन एम्पावरमेंट ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात नहीं करता, बट आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। क्षेत्र में महिलाओं ने लाडली बहना योजना से पैसे जोड़ जोड़ के कई महिलाओं ने अपने सिलाई सेंटर खोल लिए, कई महिलाओं ने पार्लर खोल लिए। सिंगल वुमेन है, कभी उनके हस्बैंड नहीं है या सिंगल रहती है, वो अपने बच्चों की फीस उस चीज़ से भर रही है, अपना घर का राशन चला रही है। तो वो गई अपने ससुराल में, तो दूसरे या तीसरे दिन से ही डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हुआ। कह नहीं पाई डाइट में, क्योंकि वो बेटी जो है वो परिवार ही है, वो बहुत इमोशनल परिवार है और समाज को लेकर बहुत चलता है क्योंकि ब्राह्मण परिवार से है, तो वो कहीं नहीं। लेकिन जब बात आई कि मारा पिटाई इस हद तक हो गई कि भाई सामने से ये कहा जाने लगा कि तुम 5 करोड़ मांगो अपने बाप से। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बात करने वाले हैं और स्पेसिफिक हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो ग्रामीण महिलाओं से रिलेटेड है या जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारे साथ आज विस्तार से चर्चा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट वुमेन एंड चाइल्ड विधाता भट्ट जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समय से यूथ में और वुमेन्स में सोशली एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन करती हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है, वुमेन्स हैं उनको लेके, उनके अधिकारों के लेके। ये जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो लड़ती हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट भी वो कर रही हैं और काफ़ी यंग है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो वो काम करती हैं, उन सब को लेके हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। काफ़ी समय से आपके साथ में पॉडकास्ट का प्लान कर रहा था कि हम कभी बैठें और मैं आपकी जो है इंस्टाग्राम पे और अलग अलग माध्यम से मैं देखता रहता हूँ आपके काम की कि किस तरीके से आप स्टूडेंट के हक़ के लिए लड़ रही हैं और वुमेन्स को लेके आप काम कर रही हैं और एक एडवोकेट का आपका स्पेशलाइजेशन भी इसी चीज़ में है, वुमेन एंड चाइल्ड्स को लेके। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने यही स्पेशलाइजेशन क्यों चुना? आप कुछ और भी कर सकती थी। जी, मेरे पिताजी भी अधिवक्ता हाँ, हैं, हाँ। मम्मी भी अधिवक्ता हैं, हाँ, तो हाँ। उनका कहना ये था कि हमारे जो चीज़ें हाँ, चल रही हैं, जो व्यवसाय के रूप हाँ। में है, तो एक धरोहर है ये हाँ। अधिवक्ता वकालत हाँ, वगैरह। हाँ। तो उनका कहना ये था कि जो घर का बड़ा बच्चा होगा, चाहे हाँ, वो हाँ। बेटा होगा चाहे बेटी होगी, हाँ, तो हाँ। वो भी वही करेगा, आगे ले जाने वाला। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ परवरिश और पालन पोषण में कभी भेदभाव नहीं किया गया, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा भी समान होनी हाँ, चाहिए। हाँ। तो बस। अच्छा, आप भी ग्रामीण परिवेश से आती हैं, जी। तो जब आज तो हम शहरों में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें, हम्म। तो भी यहाँ पर अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कैफ़े में, बड़े हॉल में, लेकिन हम महिला सशक्तिकरण की वास्तविक में हम ग्रामीण के परिवेश में बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो करती हैं उनका अधिकार उनको वाकई में मिल पाता है? हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कोई महिला है, पापड़ बनाती है, अलग अलग उद्योगों के माध्यम से जुड़ी हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है हाँ। वो यही है कि सबसे ज़्यादा हाँ। ग्रामीण महिलाओं को ही ज़रूरत है, हाँ। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट ड्रेसिंग सेंस को लेकर हाँ। बात नहीं करता हाँ। और ये भी आपको नहीं बताता कि हाँ। आप पुरुष से ज़्यादा हैं, ठीक है। वो आपको एम्पावर करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देता हाँ। है, अच्छी स्किल्स डेवलप करवाता है, हाँ। अगर आप उसका एक रियल मीनिंग आप समझने जाएँ हाँ। तो, ठीक है। फिर आपको वो भी बताता है कि आप इक्वल हैं पुरुष के। तो हाँ। सबसे ज़्यादा तो गाँव में ये सारी चीज़ें हाँ। हमको देखने को मिलती हैं। तो गांव में इन सब की नीड बहुत ज़्यादा है, विमेन एम्पावरमेंट कैंपिंग की। हाँ। वहाँ पर लोगों के बीच बीच में जाकर, हाँ। महिलाओं के बीच में बैठकर, हाँ। उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनकर। हाँ। क्योंकि देखिए, गांव में जो चीज़ें होती हैं वो पितृसत्ता के थ्रू बहुत जल्दी आगे बढ़ती जा रही हैं। और हाँ, शहरों में ऐसा है कि हम बाहर रह रहे हैं तो मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो उतना शहर में ज़रूरी नहीं है। बट आप गांव में जब जाते हो और देखते हो कि आपको महिलाएं
घूंघट में मिलेंगे। पहली बात तो कोई अगर पुरुष भी आ जाता है अगर चाय पानी पे, तो आपको महिलाएं पीछे गेट के पीछे दिखेंगी, वो सामने नहीं आती हैं। ससुर बैठे रहेंगे और पिता बैठे रहेंगे या फिर पति बैठे रहेगा। तो उसमें वो चीज़ें बताता है कि आप जब वहाँ पर जाओ, बैठो, उन्हें समझाओ कि आपका भी उतना ही हक है समाज के बीच में बैठने का, क्योंकि आप इक्वल हो, आप भी समाज के अंदर आते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि विधाता करनी जी, चाहिए। मैं इस बात पे आपसे ये बात से शायद मैं थोड़ा सा एग्री ना करूं, या शायद आप दूसरे पर्सपेक्टिव में ये बात कह रही हूँ कि जब महिलाएं घूंघट करती हैं तो खैर ये कोई मतलब लोगों का इस पे दो है, इसको कुछ कुप्रथा भी मानते हैं, कुछ संस्कृति सभ्यता भी मानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे महिलाएं पिछड़ी हैं, वो एक सम्मान है, मेरा ऐसा इस पे बिल्कुल, मानने का है। नहीं, ये आपका कहना सही है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे गेट के पीछे घूंघट में पहले के लोग, अब मैंने पितृसत्ता इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि पितृसत्ता में धर्म को भी उन्होंने थोड़ा अलग माना। घूंघट का मतलब ये होता है एक स्त्री के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी कि वो डायरेक्ट मतलब भगवान को वो कनेक्ट कर सकती है, ठीक है, ब्रह्मांड में जाकर। तो कहते हैं कि जब स्त्री पूजा करने बैठे कभी भी, तो हमेशा सर को ढक कर पूजा करनी चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो सुहागिन हो, ठीक है। तो वो चीज़ें था कि मतलब उनकी एनर्जी में, विमेंस की एनर्जी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन में होती है कि वो बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। तो इसलिए कहा जाता था पहले कि सर ढकना चाहिए। सर ढकने का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो रियल में डिवाइन एनर्जी होती, ठीक है। दूसरी बात, फिर जिन्होंने नहीं समझा, क्योंकि कुछ सही है तो कुछ गलत भी है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैसे दो प्रकार के लोग भी हैं अपने देश में। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि नहीं, महिलाएं हैं तो उन्हें घूंघट रखना चाहिए, वो हमारा इज्जत है, वो हमारा स्वाभिमान है। तो इज्जत स्वाभिमान घूंघट से नहीं होता, उसके आचरण से, संस्कार से होता है। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि घूंघट के मतलब चौखट के पीछे और घूंघट में रहती, तो ये उनकी जो फैमिली होती है ना, वो ऐसा समझाती कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकलना भी चाहिए तो घूंघट में निकलना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट उनके साथ ज़्यादा होता है। अब शहर में आप देख लीजिए कि बिना घूंघट के भी महिलाएं हैं और अच्छे काम कर रही हैं, अच्छी संस्कारवान भी हैं, घर को बाहर जहाँ ऑफिस वर्क फैमिली अच्छे से मैनेज कर रही हैं। मैंने उस बेस पे बोला कि वहाँ पर घूंघट में रहकर और चौखट के पीछे खड़ी रहती हैं। नहीं, इसमें एक दो चीज़ें आपने दो चीज़ें कही कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, घूंघट करके घर में पीछे रहती है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। आपने दूसरी बात ये कही कि शहरों में महिलाएं घूंघट नहीं करती है, अपने काम को भी मैनेज करती है और घर को भी संभालती है, सारी चीज़ें। तो इसका क्या ये आधार हुआ कि शहरों की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं, ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है कि वो घूंघट के उस बीच में है? मैं आपको बताती हूँ, सशक्त तो दोनों साइड है। हाँ। और सशक्तिकरण ऐसा नहीं है कि हम किसी के अंदर डालते हैं, वो उनके अंदर वो स्किल पहले से ही एम्पावर की स्किल रहती है। बट जो कुछ लोग होते हैं ना, वो जाकर उनको अवेयर करते हैं। जैसे हनुमान जी का था, उन्हें बार बार याद दिलवाना पड़ता था कि नहीं, आपके अंदर ये एनर्जी है, आप कर सकते हैं इस काम को। तो वैसे ही सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये घूंघट में नहीं है तो ये संस्कारवान नहीं है। शहर वाली महिला है, बिल्कुल संस्कारवान है। घूंघट आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है, पहली बात। और गांव वाला ऐसा कि वो बहुत तरीके से वो एम्पावर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे गांव में ऐसा होता है कि एक महिला है, वो गोबर भी पाथ रही है, गोबर पाथा जैसे कंडा उपले समझते होंगे आप, वो भी कर रही, खाना भी बना रही हैं, दूध का हिसाब भी कर रही हैं कि आज किसके यहाँ दूध गया, कैसे गया, ठीक है। भले वो पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, उनको हिंदी से ही गिनती आती होगी, बट वो बहुत टैलेंटेड होती हैं। उनको इतना तक मैनेज करने आता है कि अगर इस टाइम पे हम नहीं उठे तो कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। और हमने अगर धान की रोपाई नहीं की तो कल हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो रियल में तो वो एम्पावर्ड है। बट वही मैंने कहा कि जो फैमिली की जो पितृसत्ता चलती आई है कि घूंघट में रहो, महिलाओं को बाहर नहीं जाना होता है, ये नहीं करना होता है, वहाँ नहीं घूमना होता है, उनके साथ नहीं बैठना होता है। तो घूंघट वहाँ पे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कि सावित्रीबाई जी जो थी, वो देवी अहिल्या, उन्होंने भी घूंघट किया था, लेकिन आप देखिए उन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया। नाम कमाने की बात नहीं, उन्होंने जो देश को दिया है ना, जो भारत की महिलाओं को दिया है, वो घूंघट के अंदर ही दिया है। मतलब सर को ढकना, घूंघट का मतलब ये नहीं होता कि आपका फेस रिवीलिंग, सर ढकना, एक आप
की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना वो घूंघट होता है, मतलब। लेकिन लोगों ने उसको अलग ही वे में ला दिया कि आपका फेस नहीं दिखना हाँ, चाहिए। चलिए हम उस चीज़ को मानते हैं कि ग्रामीण उस चीज़ को ऐसे नहीं लेता, लेकिन जब वही महिला है, वो सशक्त भी है, सब कर रही है, ग्रामीण में उसको लेके ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई वो पिछड़ी हुई चीज़ है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम शहर में आते हैं, कोई वही महिला, ठीक है, चलिए वो कोई अच्छा बिजनेस कर रही है, खूब कमा रही है, सारी चीज़ें, अब वो शहर में आती है। हाँ शहर के में तो एजुकेटेड, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, हाँ लेकिन फिर वो उस महिला को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वो फिर वो उसे कैसा क्यों समझ रहे हैं कि यार ये तो घूंघट करती है, तो पिछड़ी है। यहाँ तो सभ्य समाज है ना, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, फिर ये गैप क्यों? मैं आपको बताती हूँ, हमारा समाज भी हम्म, बहुत दोगला सोच रखता है। हम्म, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म, अगर शहर में अगर कोई महिला घूंघट हम्म, रखे और वो जॉब ना करे, हम्म, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो, हम्म, तो वो उसको भी कोई वैल्यू नहीं करेगा। हम्म, ठीक है, हर व्यक्ति, हर परिवार को चाहिए कि मेरे घर में संस्कारी लड़की आनी चाहिए, मेरी बेटी, इवन मेरी खुद की बेटी बहुत हम्म, संस्कारवान होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी हम्म, चाहिए। ठीक है, और हम वैल्यू भी करते हैं, हम्म, बट एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हमें हमें वैसी बहू मिल जाती है एकदम संस्कारवान, कितनी भी समझदार हो वो बहू, कितनी भी मैनेज करने वाली हो, सबको साथ लेके चलने वाली हो, बट आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू नहीं की जाती। अब वो बात सही। घूंघट की हम्म, नहीं है, बात है शहर और गांव की। कहीं हम्म, भी वो महिला कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको वैल्यू नहीं करते उसके घर वाले। खाना बना सकती है, ठीक है, खाना, झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, बच्चे, परिवार संभालना, ठीक है, बट जब बात आती है उसकी हक की, उसके परमिशन की, उसकी वैल्यू की, उससे रिस्पेक्ट देने की, तो हम अक्सर ये बोलते हैं, ठीक है ना, हम राजी हैं, तो उसमें क्या, वो हमारी बीवी है, हमारी बहू है, सब सब माने मनाए हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देता है कि वैल्यू नहीं है। उसका भी एक खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, पर्सनल थॉट्स होंगे, उसकी पर्सनल परमिशन होगी ना, बट हम वैल्यू नहीं करते। वही अगर गांव में भी आप देखेंगे, अगर वही महिला भले घूंघट में हो या सर ढकी हो, साड़ी पहन रही हो, साड़ी भी छोड़िए आप, एक ऐसे कल्चर के कपड़े पहनी हो जो बहुत मतलब हैवी हो, ठीक है, अगर वो जॉब कर रही है किसी भी माध्यम से, तो आप देखना कि सबसे पहले उसकी सुनी जाएगी। जिस दिन वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती है, उस दिन उसी परिवार का व्यक्ति जो अब तक पितृसत्ता की सोच में था, उसका तुरंत रातों रात उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। फिर अगर महिला चाहकर भी पीछे दूर खड़ी हो मेहमानों से, तो बोलेगी नहीं नहीं, बहू है हमारी, आइए, बीच में बैठी है, अरे हमारी बहू तो ये काम करती है, वो काम करती है, लोगों के बीच में रहती है। तो आप एनर्जी चेंज देखिए कि कितनी जल्दी व्यक्ति स्विच होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी विमेंस के लिए। मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हम देखते हैं कि जो एक वूमेन है, वो घर का हर चीज़, मैनेजमेंट से लेकर रसोई से हर चीज़ को मैनेज करती है, लेकिन हाँ, हम उसे देखते हैं कि उसे जो अधिकार होता है, जो हिस्सा हम कह लें अगर आम भाषा में, वो नहीं मिलता। अब आप देखो कि मैन फार्मिंग की बहुत ज़्यादा बात होती है बिल्कुल। हर जगह पे, हाँ लेकिन वुमेन फार्मिंग की लोग बात करते ही नहीं है। और आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी के मामले में महिलाओं से ज़्यादा कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई भी नहीं। आप नींदाई बुड़ाई देख लो, सब्जी का बिजनेस आप देख लो, है ना, महिलाओं से ज़्यादा कोई खेतों में नहीं करता। अब अभी धान की रोपाई हुई सब दूर, कौन सा पुरुष धान की रोपाई कर रहा है? सब महिलाएं कर रही महिलाएं हैं। करती हैं। तो उनसे ज़्यादा तो कोई कर नहीं रहा है उन चीज़ों में। लेकिन बस बात वहीं आ जाती कि उनका जो अधिकार है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है सही तरीके से, जो कि उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, एक समय था जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। आज सम्मान की चीज़ खत्म हो गई है कि घरों में महिलाओं को अब सम्मान धीरे धीरे मिलने लगा मिलने लगा है। है। प्रताड़ना उतना नहीं किया जाता उनको जितना प्रताड़ित एक समय किया जाता था। लेकिन अभी भी एक दूसरी चीज़ है जो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको लेके सरकार भी बहुत काम कर रही है, बहुत अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं। तो जिसे महामारी कहते हैं, हाँ। मासिक चक्र जो आता है, लेकिन उसको लेके पढ़ी लिखी महिलाएं भी आजकल ग्रामीण क्षेत्र में हैं सब चीज़, फिर भी उसको लेके वो अवेयर क्यों नहीं है? क्यों आज भी उसी पे लोग टिके हैं कि भाई अलग खाना है, अलग रहना है, वो सारी चीज़ें अभी भी भ्रांतियाँ क्यों हैं? वो अलग दूर क्यों नहीं हो पा रही है? सर, महिला सशक्तिकरण इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें लाने वाला, कि महिला जब मासिक धर्म से जब जूझ रही हो, तो उसे रसोई घर में नहीं जाना है, देव स्थल पर नहीं जाना है, उसे दूर रहना है, ये कोई पुरुष लेकर नहीं आया था।
ये महिलाएं लेकर आई थी, और ये वही महिलाएं लेकर आई थी जो एक साइड से जब बात अपनी होती है तो धर्म को बोलती है कि नहीं हमारी वैल्यू होनी चाहिए, ये धर्म में लिखा है, बट जब बात दूसरी औरत की होती है तो बोलती नहीं नहीं, अरे ये तो ऐसे ही है, इसके लिए तो ऐसे बाउंडेशन होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस विमेन सशक्तिकरण जो है, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, ये पहले जब नहीं था ना, ये तब से चलती आ रही है, और ये एक होता है ना वंश के थ्रू ये चीज़ें बाइंड अप हो चुकी हैं कि नहीं आपको जब तक आप जीवित रहेंगे इस धरती पर तब तक आपको चलाना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो ये पुरुष देने वाला नहीं है, पुरुष को कभी भी इससे मतलब रहा ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मासिक धर्म की बात करते हैं या फिर आप देवस्थल की बात करते हैं, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि महिलाएं नहीं जा सकती, ठीक है, या वो इम्प्योर है, अछूत है, मतलब अशुद्ध हैं। अगर अशुद्ध होती तो जब मासिक चक्र नहीं होता, जब कोई विमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसी अशुद्ध खून से ही वो एक नए जीवन को वरदान देती है, नए जीवन को इस धरती पर लेके आती है, ठीक है। तब तो अगर इस हिसाब से अगर खून गलत है, खून अशुद्ध है, तो व्यक्ति भी अशुद्ध है। मतलब जो जितने सारे लोग हुए, आज भगत सिंह हैं, मोदी जी हैं, मैं हूँ, आप हैं, और जितने भी लोग हैं इस संसार में, सारे तो उसी अशुद्ध खून से बने हुए हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। धर्म में सीधे से कहा था कि जब इस फेस को जब महिला फेस करती है ना, उस समय उसकी बॉडी कई सारी प्रॉब्लम से जूझती है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो महिलाएं कभी नहीं सोचती, सारी की सारी उस दिन शुरू हो जाती है। उसके शरीर में थकान, आप एक निडल चुभा दो किसी की नॉर्मल बॉडी पे तो उसको फील होता है कि हाँ चुभ गई है। अब सोचिए उसकी बॉडी से वो खून जा रहा है, महीने में जिसने जितना खाया नहीं खाया, प्रोटीन लिया नहीं लिया, काम किया, परिवार को संभाला, उस समय 4 दिन 5 दिन 3 दिन जा रहा है, तो वो उसकी सेफ्टी के लिए था और कुछ भी नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जब थोड़ा सा और हुए, जब अधूरा ज्ञान हमारे बीच में चलने लगा तो हमने बोला कि अरे महिला तो अछूत हो गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, और उस हिसाब से इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को और अच्छे विचारों के साथ आगे ले जाने के लिए महिला सशक्तिकरण लेके आया, जिसमें हमारी सरकार जो है 2014 के बाद भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई महिलाओं के लिए, ठीक है। तो और घर घर जाकर, आपने सुना होगा बीच में सरकार ने अभी एक रूल निकाल दिया कि जो महिला डॉक्टर्स होंगी वो घर घर जाएंगी, ठीक है। इवन आंगनवाड़ी की जो महिलाएं होती हैं वो भी महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं, घर घर जाती हैं, महिलाओं को समझाती हैं कि मासिक धर्म ऐसा है तो आपको ऐसा रहना चाहिए, ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आप ऐसे मैनेज कर सकती हैं, आपको रोक नहीं है, बट वो आपकी हेल्थ के लिए बनाया गया है। इस समय आप काफ़ी वीक हो जाती हैं तो आपको नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें थी, बाकी और कुछ भी नहीं। सरकार ने इन सब चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ की, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके समूह बना के, तो उससे जो महिलाएं हैं मतलब जुड़ नहीं पा रही थी या जो अपना बिजनेस चालू नहीं कर पा रही थी, तो सरकार ने ऐसे छोटे छोटे वो योजना के तहत ग्रुप बनाए। अब वो आपस में ही महिलाएं अपना उद्योग है उसको लेके काम कर रही है, या पैसा इकट्ठा करके उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि उस योजना से आज के समय में लाखों महिलाएं जुड़ रही हैं और धीरे धीरे काम कर रही है। खैर उसमें कुछ और नए इनोवेशन होना चाहिए, है ना, तो वो योजना और उससे बेहतर हो सकती है ना। जैसे मान के चलिए कि लोग कहते हैं कि लाडली बहना योजना आई, तो लोगों ने कहा कि वो एक फ्री की रेवड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने लाडली बहना योजना से पैसे जोड़ जोड़ के, कई महिलाओं ने अपने सिलाई सेंटर खोल लिए, कई महिलाओं ने पार्लर खोल लिए, है ना। कई महिलाओं ने जो मान के चलिए सिंगल वूमेन है, घर में उनके हस्बैंड नहीं है या सिंगल रहती है, वो अपने बच्चों की फ़ीस उस चीज़ से भर रही है, अपना घर का राशन चला रही है। आज मैं सही बताऊं कि जो ग्रामीण, जब आप निचले बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगी तो वहाँ पे जो महिलाएं होती है त्योहारों में अपने भाई के घर जाती है, तो कोई भैया बड़ा एक परिवार है, अब वो पैसों को लेके उसमें झिकझिक हो जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, है ना। तो व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो फिर क्योंकि कोई भी महिला अपने मायके जा रही है तो खर्चा होता है, राखी है, त्यौहार है, कुछ ना कुछ लेके जाएगी अपने भतीजे के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए। तो फिर वो महिलाएं क्या करती हैं कि अब उस पैसे को बैंक से निकालती है, रक्षाबंधन हो तो वो राखी लेके जाती है, मिठाई लेके जाती है,
तो ये एक चीज़ है कि वो उस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो पाई है, उसको जो अधिकार मिलना था वो मिला। लेकिन अब मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा उस अलग पर्सपेक्टिव से लेता हूँ कि उन्होंने चलो लाडली बहना योजना शुरू की। अब इसी योजना में जो पैसा दे रहे हैं, सरकार को कुछ इंडस्ट्री डालना चाहिए, कुछ और छोटे-छोटे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ऐसे ही कुछ और बनाना चाहिए ताकि वो काम करे, उसके बदले उनको पैसा मिले। मतलब ये भी सरकार कर सकती है कि 2-2,500 1500 जो भी दे रही है, अब वो उसकी जगह कुछ काम दे उन महिलाओं को, है ना? है ना? या मतलब ऐसा कर दे कि भाई एक शिफ्ट में काम रहे, 2 शिफ्ट में काम रहे, है ना? तो वो भी कर सकती है अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट। ये एक और चीज़ उनको ऐड ऑन करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट नागरिकों का ओपिनियन लेती है और ये बेस्ट है। देखिए ऐसे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पहले आपने सुना होगा कि महिलाएं जब कुछ नहीं बोल पाती थी तो अपने साथ और मतलब और जो औरतें रहती थी ना तो उनका समूह बना के कुछ काम करने का सोचती थी। तो सरकार ने वही चीज़ें रिक्रिएट की, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती हैं, या कहीं मार्केट जाने में या शॉपिंग करने में या बैंक के काम, या मान लो अपने बच्चे की फीस ही जमा करनी है बट हमको टीचर के सामने बोलने में डर लग रहा है, तो वो क्या अपनी संगी सहेली अपने ग्रुप में शेयर करती थी। तो एक साथ स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर जाता है, वहाँ पर अपनी बात रखता है और बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। उसमें आपको बहुत हेल्प की भी जैसे ज़रूरत है तो वो एक दूसरे को राय देते कि नहीं यार ऐसे बोलना ऐसे बोलना। तो ये उस वजह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आपने जो बोला कि गवर्नमेंट को और रिक्रिएट करना चाहिए, है ना, इसमें थोड़ा सुधार और करना चाहिए और सारी चीज़ें बनानी चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट सहायता बिल्कुल कर रही है, लाडली बहना से ही आप ले लीजिए, ठीक है, आप ही ने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया और आगे भी करेगी। बट कुछ चीज़ें एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम बना बनाए देंगे, सही बात है ना, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू है, ठीक है। पका पकाया आज तक किसी को नहीं मिला है। हम कितना भी लाडली बहना दे रहे हैं आपको, लेकिन जब एक बार आपके मन में ये चीज़ें सेटअप में आ गया, माइंडसेट बन गया कि यार गवर्नमेंट तो दे रही है, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें हमको दे रही तो हमारी बेटियों को भी देगी आगे जाकर, हमारी बहुओं को भी, तो क्यों पढ़ाना, क्यों लिखाना, मिल तो रहा है, ठीक है। आज अगर 3,000 है तो 3,500 हो जाएगा, 4,000 बढ़ेगा तो फिर 4,500 हो जाएगा। तो ऐसे में चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है वो ऐसा तो नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, गवर्नमेंट आएगी जाएगी, पर आपको स्टेबल बनना है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा, है ना। आप जो पैसे जो गवर्नमेंट दे रही है, आप चाहे तो उसको अपनी बेटियों की पढ़ाई में, शिक्षा में लगा सकती हैं, सेविंग कर सकती हैं, खुद भी पढ़ सकती हैं, या कोचिंग सेंटर्स खोल सकती हैं। बाकी महिलाएं तो कर रही हैं, जो रियलिटी में जो चाहती हैं कि वो अपने पूरे वंश को आगे लेकर जाएं, जो चीज़ें उन्होंने भोगा है उनकी बेटियां या उनकी बहुएं ना भोगे। तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे सिलाई सेंटर्स ही खोल कर बैठी हैं, मेकअप के जो पार्लर्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे ही खोल कर बैठी हैं, पर बैठी हैं, वो कर रही हैं, उस सारे पैसों का यूज़ कर रही हैं। तो अगर दिमाग लगाना चाहे तो महिलाएं तो काफ़ी हैं इन सब चीज़ों में। जो औरत एक पूरे घर को अलग अलग मानसिकता के से जो लोग होते हैं उस पूरे घर को संभाल सकती है, परिवार को संभाल सकती है, रिश्तेदारों को संभाल सकती है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सब चीज़ें मैनेज करना बहुत छोटी सी चीज़ होगी। हाँ, ये तो है। अच्छा है, मतलब मैं इस चीज़ को वाकई में प्रमोट भी करना चाहता हूँ ताकि लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानें। क्योंकि वाकई में, क्योंकि मैं भोपाल हाट है यहाँ पर, तो SLRM के थ्रू यहाँ पे मेले लगते हैं, जो स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं वो सब आती हैं और फिर वो महिला लगाती है। मतलब आप उनकी जब कहानी जानोगे, मैंने कहीं उसे मिला हूँ मैं वहाँ पर, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी, मतलब परिवार में, घर में कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। आज उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने अपना बिजनेस ऐसा कर लिया कि उस गांव को उस महिला के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, मतलब इतनी सारी कई सक्सेस स्टोरियाँ आज कई महिलाओं ने अच्छे पापड़ के अपने ब्रांड बना लिए हैं, है ना, बहुत अच्छे अचार के ब्रांड बना लिए हैं, कपड़े का अलग वो उद्योग उन्होंने बना लिया है, आप देखोगे मिठाई का अलग बना लिया है। तो मतलब उन्होंने क्या करा, महिलाओं ने, जो जैसे मंडला साइड से जो जहाँ है, तो उन्होंने अपनी जो स्थानीय चीज़ें थी उसको रोज़गार बनाया, उसको लेके अपना उद्योग शुरू किया और उसमें उन्होंने बेहतर किया, ऐसा।
लेकिन एक चीज़ और अब हम आते हैं कि फिर महिलाओं के एजुकेशन को लेकर कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जब हम एजुकेशन की हम बात करते हैं, सरकार हालांकि बहुत कुछ कर रही है एजुकेशन, हाँ। वुमेन महिलाओं के एजुकेशन, लेकिन क्योंकि अब देखो हर इंसान उतने अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, हर इंसान वहाँ नहीं पढ़ पाता है। और देखो महिलाओं बच्चियों को पढ़ाने के लिए लोगों की मानसिकता बदली है, हम मानते हैं, लेकिन वो उतनी हर इंसान की नहीं बदली है, हाँ, अभी है भी ना? और नहीं। ठीक है, तो वो आज भी बच्चों पे ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, उसकी मानसिकता यही है तो पराया धन है, ठीक है? और ये धन पता नहीं नाम कहाँ से पड़ गया, मैं बड़ा इसको वो मानता हूँ कि ये कहना बहुत लक्ष्मी भी कहते हैं, ठीक, बिल्कुल, घर की लक्ष्मी हाँ। कहिए, लेकिन उसे पराया धन कहना वो गलत है ना? तो मैं जब खैर व्यक्ति मतलब आप जब आपके घर में कुछ आ रहा है तो आप कह रहे हो कि यार लक्ष्मी आई है, बेटी आई है। एग्ज़ैक्ट, हाँ। जब आपको उसके ऊपर खर्च करना, आप कह रहे हो यार ये तो पराया धन है, ये तो एक दिन चला जाएगा। मतलब आप लोगों की मानसिकता देखिए, वहाँ पर सिचुएशंस में बदलती जाती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा और सरकार को करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में आज भी हम देखते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को पढ़ने में, अलग अलग मानसिकता से वहाँ पर जो ग्रसित है। क्योंकि एक और दो चीज़ें इन में मैंने देखी है विद्यार्थी जी, ये हाँ, हाँ। कि एजुकेशन में अब वो टीचर्स की भी कहीं कहीं देखते हैं कि उतनी भर्तियाँ नहीं होती है ना? तो उतने अच्छे टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में उनको नहीं मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप देखती होंगी। तो एजुकेशन सेक्टर में भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, सरकारी स्कूल को भी बेहतर करना चाहिए। आजकल सरकार ने सांदीपनी स्कूल जो स्कूल चालू स्टार्ट किए, किया, हाँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाई हो रही है। लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हर गांव से नहीं हो पा रही है। तो अब सांदीपनी के चलिए मान के चलिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 20-25 स्कूल थे और उन्होंने भी एक स्कूल सांदीपनी स्कूल बना दिया उसको मिला के। अब उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो वो बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे अब वहाँ पे, बताओ? मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत हम्म, अच्छा कर रही है, बट थोड़ा-सा ना उनको खुद भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। समय के साथ अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस बेहतर होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हाँ, ये- आप रोक नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें जगह भी चाहिए, और जगह भी बढ़ रही है भाई रहने का, परिवार बसाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप वहाँ की कंडीशन को देखें, कंडीशन को सुधार करने की कोशिश करें। जहाँ पर मान लीजिए 10-20 गांव के बीच में एक भी स्कूल नहीं है, एटलीस्ट वहाँ पर 2 स्कूल आप बनवाएं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू, और गवर्नमेंट ही बनवाएं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, और उनमें भी स्थिति ऐसी है कि कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा पा रहा है। किसी किसी का तो ये भी सोचना मुश्किल हो जा रहा है कि यार कल हम रोटी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ठीक है? तो आप स्कूल्स वहाँ पे बनवाएं, और स्कूल्स के साथ साथ आपको पर्टिकुलर अच्छे टीचर्स रखिए वहाँ पर, टीचर्स भी सोच समझ कर। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है सर, जो मैंने फील किया है, फील भी नहीं और फेस भी किया है, ठीक है, कि अभी तक पहले के टीचर्स की बात बहुत अलग थी। पहले में सच में गुरु था, ये टॉपिक अलग से ही आ गया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि पहले में सच में गुरु था। गुरु का मतलब है कि जिसके मन में कोई भेदभाव है ही नहीं, उसके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई स्पेशल नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, बच्चा मतलब बच्चा और शिक्षार्थी मतलब शिक्षार्थी, ठीक है? अब के ऐसे हैं कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो वो हमारा स्पेशल हो गया, और जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं वो स्पेशल नहीं है। भाई पढ़ा तो आप बराबर ही बच्चों को रहे, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंसी की प्रॉब्लम होती है बच्चे में, कैपेसिटी की, कैचिंग पावर की दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो टीचर्स भी आप रखो, आप वैकेंसीज ऐसी निकालो कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक 15-20 गांव के बीच में 2 स्कूल्स हो, वहाँ पर प्रॉपर हमको टीचर्स चाहिए, स्पोर्ट्स की, डांस की, और बाकी जो सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं वहाँ पर रखो। प्लस उन टीचर्स को आप संडे टू संडे एक काम आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए संडे तो सबके लिए रेस्ट वाले डे होता है, बट फिर भी क्योंकि आप सिंगरौली ले लें और आप मंडला के कुछ आउटसाइडर डिस्ट्रिक्ट्स ले लें, फिर उसके बाद आप जाएंगे राजस्थान के आउटसाइड गांव में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है ना? वहाँ पर स्कूल हो, आप कितनी भी स्कूल खुलवा दें, पर अगर पेरेंट्स को नहीं भेजना हुआ तो वो नहीं भेजेगा, ठीक है? तो आप टीचर्स को घर घर भेजिए। तो वहाँ से क्या होता है कि जब
टीचर जाता है ना, तो वहाँ पे वो पूछता है कि आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं। वो नहीं पढ़ते हैं तो वो बोलते नहीं, आप स्कूल लेके चलिए। तो वो ज़बरदस्ती वाला होता है कि नहीं तुम चलो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ, ठीक है। मैं भी 4th-5th तक वहीं से पढ़ा हूँ, शिशु अच्छा, मंदिर स्कूल तो से। मेरा CBSE बोर्ड था, बेस था मेरे 6 क्लास से। फिर 7 क्लास से मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में सरस्वती में। तो हम तो हॉस्टल में रह के पढ़े हैं, लेकिन उस विद्यालय की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर कॉलोनी को छोड़ दीजिए, वहाँ तो बच्चे आ ही रहे हैं। जो स्लेम्स होते हैं ना, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले, वहाँ पर वहाँ के टीचर्स जाते थे, पूछते थे, बकायदा बैठते थे, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो बोलते थे कि भाई साहब आप प्लीज़ भेजिए। सही बात। बसंत पंचमी के दिन आपने सुना हाँ। होगा कि एडमिशन करवाते हैं ना, तो वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट है कि हम जाएंगे और बच्चे को खींच के लाएंगे। मतलब वो इतना ज़बरदस्ती वाला हो जाता है कि नहीं, उसके बाद बच्चा भले गुस्सा करे, फैमिली गुस्सा करे, बट एट द एंड 2 साल बाद 3 साल बाद जब बच्चा पढ़ने लगता है, समय के साथ व्यक्ति के विचारों में चेंजेस आते हैं, तो वो सोचता है कि हाँ, अगर ये टीचर्स नहीं होते तो शायद पॉसिबल नहीं था। तो पहले जो टीचर्स थे सरस्वती शिशु मंदिर में, मुझे लगता है कि अभी वैसे ही होने चाहिए। अब के टीचर्स उसमें भी चेंज हो गए हैं, बट आई थिंक और आई वांट कि वैसे ही टीचर्स होने चाहिए, और ये गवर्नमेंट ना अपनी पॉलिसी में ला सकती है। ये तो है। मैं जब शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर से पास में ही था, मतलब 300-400 मीटर। तो शिशु मंदिर स्कूल में से टंकी वाला स्कूल कहते थे, क्योंकि पंचायत उसके जस्ट बगल में, तो वहाँ टंकी थी, तो टंकी वाला स्कूल उसको अधिकतर कहते थे। तो जैसे हम कभी नहीं गए तो हम टीचर्स हमारे घर के पास से निकलते थे, तो वो क्यों आज विकास नहीं आया, आज आज़ाद नहीं है, आज अंतर नहीं है, वो पूछते तो घर पे आके पूछते थे, फिर लेके जाया करते थे। और मेरे दादाजी एजुकेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो वो टीचर से कहते थे कि गोस आपका, हड्डी हड्डी हमारी, आप मारो सुझा दो लड़के को, ठीक है, हड्डी नहीं टूटना चाहिए, आप मारो, कितना मारो, जितना मारना है, नो बस हड्डी मत तोड़ना, बाकी आप जितना आपकी इच्छा हो मारो। आज के समय में लेकिन ऐसा है कि अगर टीचर जरा सा बच्चों से हाथ भी लगा दे तो केस कंप्लेंट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आज के समय में बहुत चीज़ें, जो गुरु शिष्य परंपराएं थी, वो वक्त के साथ खैर बदली है, बहुत अलग हुई है। वो चलिए, खैर अब हम हमारे टॉपिक में आते हैं। जब हम पंचायती राज व्यवस्था की करते हैं या नेतृत्व की हम बात करते हैं, जहाँ हम शहरों में देखते हैं कि महिलाएं हैं, अलग अलग संगठनों का, गवर्नमेंट में हम देखें IAS IPS हो गई, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई, सचिवालय हो गए, उसका नेतृत्व करती है ना, हेड है वहाँ पर। लेकिन हम आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं, महिलाएं सरपंच है, जनपद है ना, लेकिन उनके जो पति हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनकी चेयर्स पे बैठे। आप आज भी कई सारे ग्रामीण पे जाओगी, कोई महिलाएं सरपंच है या जनपद है या जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो उनके जो पति हैं वो उनकी जगह बैठे हैं, पति सरपंच है, पति जनपद अध्यक्ष हैं। तो अभी रिसेंटली की बात है, राज्य मंत्री है राधा सिंह जी, तो वो मैहर उनके प्रभार का जिला है, तो वो प्रभार पर थी वहाँ पर, तो एक कार्यक्रम था वहाँ पर। तो कार्यक्रम में क्या हुआ था कि एक जनप्रतिनिधि है वहीं पे, तो महिला वहाँ से वो थी, जिला पंचायत अध्यक्ष है शायद वो महिला वहाँ पर, ठीक से मुझे याद नहीं। तो उनके जो पति है वहाँ वो मंच पे बैठे हुए थे, तो राधा सिंह जी ने मंच से ही कहा, क्यों भैया आप हो क्या, अध्यक्ष तो वो महिला है, आप कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने मंच से डांटा, फिर उन्होंने कहा भी कि महिलाएं के लिए जब सरकार कर रही है, आरक्षण दे रही है उस चीज़ को लिए, है ना, रिजर्व है उनके लिए सीट, तो आप क्यों नेतृत्व कर रहे हो। मतलब ये आप कई सारी पार्टियों में भी देख लोगे, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अलग पार्टी हो, अगर महिलाएं नेतृत्व कर रही है तो छोटे जो पदों हैं वहाँ पे उनके जो पति हैं वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि महिला, देखो सरकार तो कोशिश कर रही है, सरकार तो दे रही है रिजर्वेशन, है ना, आप MP सरकार में देख लो कितनी सारी महिलाएं मंत्री हैं, है ना, उचले स्तर पे महिलाएं ही नेतृत्व कर रही है। लेकिन जब हम छोटे स्तर की नेतृत्व की चीज़ें हम देखते हैं तो वो इन सब चीज़ों का शिकार हो जाती है। कहीं उनका जेठ करने लग जाता है सरपंची, कहीं उनका पति सरपंची करने लग जाता है, कहीं उनका भाई करने लग जाता है ना। जनपद और ज़िले लेवल तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और खैर दैनिक भास्कर ने भी इस पर एक सर्वे किया था ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सा
इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिला पंचायत जो सीईओ है, जनपद पंचायत सीईओ है, उन्हें भी इस चीज़ पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जो एरिया में आने वाले ग्राम में, जनपद में जो अध्यक्ष हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जगह कोई उनका जो पति है, भाई है, वो तो उसके नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो महिलाओं के नेतृत्व का सवाल है। अब एक महिलाओं को देखकर ही दूसरी महिलाएं आगे आती है, लेकिन जब वो देखेगी कि यार भले ही वो महिला है, कई सारे गांव में तो पंचवर्षीय हो जाती है महिला को, ये नहीं पता होता कि हमारी सरपंच थी वाकई में महिलाएं थी। हाँ। और सरकार देखो इसलिए किसी महिला को सरपंच बनाती है कि एक महिला अपने हक की बात रख सके। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई भी महिला है, कम से कम उसकी कोई बातें वो पुरुष से नहीं कह पाती है। एक महिला को अगर वहाँ सीट मिली है, वहाँ की वो नेतृत्व कर रही है, तो वो उससे आगे कहेगी। अब वो वहाँ कार्यालय में जाती है, वो महिला देखती है उसका पति वहाँ बैठा हुआ है तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कुछ कहूँ इस पे कि महिला जितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, वो उतना ही सेंसिटिव वर्ड भी है। ठीक है, एक महिला के साथ आप कोई माने नहीं माने, ये बात यहाँ पे पितृसत्ता की तो है ही नहीं, एक्चुअल फैक्ट की है कि महिला एक ऐसा शब्द है जिसमें उसके लाइफ में, उसकी पूरी होल जर्नी में एक एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर व्यक्ति सही होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है, आरक्षण भी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और क्या ही कर सकती थी। जब स्टार्टिंग फेज का आरक्षण का आया था, ठीक है, तो उन्होंने दिया, और जो लोगों ने किया, तो आपको पता है कि जो ये हस्बैंड्स होते हैं, मतलब जिनके हस्बैंड ऐसा बैठे हुए हैं, जो आपने बताया उस केस में, मैं बताती हूँ उस केस को समझकर, कि उनमें ये रहता है कि नहीं आरक्षण भी है, मैंने अपनी वाइफ को खड़ा भी कर दिया, अब पैसे भी आएंगे, ठीक है, और हम बन तो गए हैं सरपंच, तो वाइफ को आता नहीं है या आता भी तो लेकिन हम चलाएंगे। उनके मन में पहला थॉट ये आता है कि चलो पहले मेरी पत्नी को खड़े कर देते हैं और वो जीत जाएंगी, क्योंकि आरक्षित सीट है, जितना तो है ही। अगर उनकी कोई कॉम्पिटिटर में नहीं खड़ा हुआ तो फिर क्या होता है कि यार चला पाएगी, नहीं चला पाएगी, और चलाएगी भी तो भाई सरपंची है, कहाँ लड़ेगी, 10 लोगों के बीच में बैठेगी। ये भी तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये आता है, वो एक्चुअल मैं बताती हूँ। अगर कोई ऐसा हस्बैंड है तो रियल मानिए कि वो एक्चुअल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको फाइनेंशियल, क्योंकि अब आपको दिया गया है, आप सीट पर खड़ी हुई हैं, तो फाइनेंशियल कैच करने के लिए, मुनाफा लेने के लिए वो कर रहा है। लेकिन इसमें पता है एक चीज़ ये पीछे रह जाती है कि जो महिला वाकई में नेतृत्व करना चाहती है, पॉलिटिक्स में आना चाहती है, या ग्रामीण की सोशल में वो चीज़ें कर रही, वो पिछड़ जाती है, क्योंकि फिर वो इन सब राजनीति का शिकार आ जाती है, वो फिर आगे नहीं आ पाती है। ये सब चीज़ें उसके साथ हो जाती है। पहली राजनीति तो घर से ही शुरू हो जाती है। ये तो अगर पति रियल में सपोर्टिव हो जाए, ठीक है, अगर पहली बात तो हम पुरुष की एक वर्ड निकालती हूँ, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, धर्म से ही लेकर हम जिनकी बात करते हैं कि हम धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, धर्म को, तो पुरुष का मतलब ये होता है एक ऐसा पुरुष या एक ऐसा जीवन साथी ही ले लो जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा हो, आप भले विकलांग ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर उसने आपका हाथ थामा है और उसने ये आपको वादा दिया, वचन दिया है कि वो आपके हर फेज में खड़ा रहेगा, पढ़ाई से हो, पॉलिटिक्स में हो, या एजुकेशन साइड में आपको जाना हो, या किसी मिनिस्ट्री में जाना हो, आपको किसी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के उसमें चेयर में जाना हो, तो आपके इसमें खड़ा रहेगा, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है। तो रियल में ऐसा होता है कि जिनके अंदर सच में स्किल्स होती हैं, तो पहली राजनीति तो घर में शुरू हो जाती है, क्योंकि पति ने तो सीट ले लिया। अब जो आपकी चीज़ें हैं उसको प्रोसेस कौन कर रहा है? हस्बैंड कर रहा है। आपका दिमाग तो वहाँ पे चल ही नहीं रहा है, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से फंड्स आए हैं, क्या रूल है, और क्या हमको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं करने के लिए गांव में करना। सारी चीज़ें कौन सर्कुलेट कर रहा है और वर्क कर रहा है? हस्बैंड कर रहा है। तो आप वहाँ से धीरे धीरे दबने लग जाती है। जब दबती हैं, हौसला ख़त्म होता है, तो थक के हार जाओ कि अब तो मैं करूँगी ही नहीं। ऐसा ही होता है, जब मैं खड़ी होनी होती हूँ तो मेरा ही घर परिवार बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, पति को चलने दो, मैं करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इसलिए मैंने बोला कि जितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये विमेन, उतना ही सेंसिटिव कंटेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, सभी का इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में, पिता से लेकर पति तक सारी चीज़ें तय करता है। लेकिन इस चीज़ में मैंने बड़े स्तर पे देखा है। मैं एक मिनिस्टर है उनके साथ में रहा, मैंने जिनके अभी एग्जांपल दिए ना, राधा सिंह,
तो उनके जो ससुर साहब रहे स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी बहुत डायनेमिक लीडर रहे हैं। हाँ, हाँ। नाम का मतलब खैर ट्राइबल के में एक सबसे बड़े नेताओं में अगर मध्य प्रदेश में नाम लूँ तो मेरे हिसाब से उन्हीं का आता है। खैर लोग उनकी इतनी बातें नहीं करते लेकिन बातें करना चाहिए। लेकिन जब मैं चितरंगी में विधानसभा में जब मैं उनके साथ में गया, वो मंत्री बनी, तब मैं कुछ दिन उनके साथ रहा, तो लोगों का ये कहना था कि टिकट जो था उनके हस्बैंड को मिलने का था, लेकिन महिला रिजर्वेशन के चक्कर में उनको टिकट मिल गया, राधा सिंह जी को टिकट दिया। तो फिर मुझे लगा कि भैया फिर डिसीजन मेकर तो उनके हस्बैंड होंगे सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने वहाँ के उनको देखा तो उनके जो हस्बैंड थे वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होते थे, ना वो मंच पे जाते थे कि मतलब ये होता ना कि हम मंच पे जाएंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ जाएंगे, डिसीजन वो लेंगे। तो लेकिन उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, वो किसी भी चीज़ में डिसीजन नहीं लेते थे, ना वो मंच पे जाते हैं। हाँ। वो मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो उनका कहना है कि भाई मंत्री वो है, विधायक वो है, मैं कौन होता हूँ इस चीज़ में कहने वाला। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वुमेन्स को इस लेवल पे सपोर्ट करते हैं। मैं उनको हर तरीके, वो किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो मैडम ही चाहती है, वही सारे डिसीज़न लेती है, वो वही लोगों से मिलती है, वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं। उनका सीधा सा कंसेप्ट रहता है कि भाई जब वो मंत्री हैं, लोग मंत्री से मिलने आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं। तो वो चीज़ मुझे जहाँ उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं जो आज भी वुमेन लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है कि टिकट के भले तैयारी उनने करी हो, टिकट उन्हें मिला हो, है ना, फिर भी लेकिन एक कहते हैं कि एक जीवन साथी का इस तरीके से सपोर्ट करना, हर परिस्थिति में खड़े रहना। तो मैंने डॉक्टर रविंद्र सिंह जी को देखा कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं, और वो कभी भी आप देखोगी लोगों का तो वो एक बार हम एक सीएम है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनके पति के नाम आ गया है कि भाई सीएम हाउस में बैठ के जो उनके पति हैं वो सरकार चला रहे हैं, ये तो सिर्फ बैठी हैं। मैं नाम खुल के खैर नाम नहीं लेना चाहिए, और ऐसे कई सारे नेताओं का नाम निकल के आया है कि खैर महिला तो नाम की उस पद पे है, उनके पति वो चीज़ें चला रहे, लेकिन उनके केस में ये बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जहाँ जाती है मंच पे वही करती है, मीटिंग्स वो करती है, डिसीज़न वही लेती है, कार्रवाई वही करती है सारी चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। और भी ऐसी कई महिला हैं, फिर उनसे एक ये चीज़ें हुआ कि जो क्षेत्र की जो महिलाएं लीडर्स थी वो फिर बाहर निकल के आई, फिर वो उनसे जुड़ी, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट से थी। तो फिर धीरे धीरे उनसे महिलाएं जुड़ी, फिर आप देखो उस क्षेत्र में धीरे धीरे महिला नेतृत्व भी आगे आ रहा है, क्योंकि एक महिला से आने से कई महिलाएं उनसे जुड़ती हैं, फिर उनकी लीडरशिप निखरती है, वो अपनी बात रखती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अब बात निकली है चितरंगी की, तो चितरंगी की एक बहुत खूबसूरत जगह है, कभी आप जाएँ तो आप जाइएगा, मतलब आप दार्जिलिंग जाएंगी या आप आसाम जाएंगी, या लेकिन आप जब चितरंगी की पहाड़ियों में जाएंगी, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुकून है, सोने कहते हैं कि उसके नीचे सोने की खदानें हैं वहाँ पर। चितरंगी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे जहरीले जो सांप होते हैं या फिर भारत के, वो चितरंगी में पाए जाते हैं, सबसे जहरीले। तो वहाँ मतलब आपको ऐसे अब तो बारिश का समय, वहाँ आपको रोड पे ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत अलग अलग वहाँ पे चीज़ें हैं। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक खटाई के राजा हैं, उनका जो किला बना हुआ है, गढ़ी जो बनी हुई है उनकी, वो एक सोन नदी है या नदी का नाम भूल रहा हूँ, उस नदी के किनारे पे बनी है। इतनी खूबसूरत वो किला है उनका। अब सोचो एक बड़ी सी नदी उनके घर के सामने से होके गुजर रही हो, मतलब नदी का पानी जब बढ़ता होगा स्वाभाविक सी बात है कि उनके महल तक आ जाता होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे वहाँ के पहाड़ लगे। मैंने ऐसे पहाड़ और कहीं देखे, जैसे चितरंगी के घने जंगल, और उस जंगल में भी सरकार ने लेकिन बहुत विकास किया है। जो मैंने जिनका नाम आपको लिया था, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी का, उन्होंने वहाँ पर इतना डेवलपमेंट किया। आज पूरे चितरंगी में आपको हर गांव में कनेक्टिविटी रोड मिलेगी, हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे, स्कूल्स आपको मिलेंगे। खैर उनके जाने के बाद भले ही उन चीज़ों का रिनोवेशन नहीं हुआ हो ठीक ठाक, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं इसलिए उनको ट्राइबल का एक सबसे बड़ा लीडर ये मानता हूँ कि जब वो सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और भी अलग अलग सांसद रहे, मंत्री रहे, तब उन्होंने पूरा चितरंगी में विकास किया, और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन्होंने उसको लेके विकास किया। एक ट्राइबल्स में आप आज के समय में जाओगे तो व्यक्ति को चाहिए कि भाई अच्छी सड़कें हो,
हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जल के स्रोत तो लोग वहाँ पे इजीली कुएं और ये सारी चीज़ें से हो गए धीरे कर धीरे। लेते हैं, हाँ। देखो, अब पहाड़ी इलाकों में आप नल जल योजना ज़्यादा आप नहीं चला बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, है ना? हाँ। अब कहाँ पहाड़ों से पानी नीचे उतारोगे, वहाँ तो आप कुएं ही बनाओगे। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे विकास किया, ये वाकई में मतलब अद्भुत था ये चीज़ें। खैर, ऐसे लीडर को लोगों को याद रखना चाहिए, उनकी बातें होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। खैर, मैं चाहूँगा मेरे पॉडकास्ट से लोग सुनेंगे तो इसके बारे में बट मैं बात आपको बता करेंगे। दूं उनके बारे में कि मैं हाँ। खुद भी एक सिंगरौली से ही हूँ, अच्छा। जहाँ से हमारी मंत्री हाँ। जी हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं, हाँ, हाँ। सीरियसली मेरे पिताजी और मेरी माता जी, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो पॉलिटिक्स में एंटर की होंगी, उन्हें हाँ। टिकट मिली होगी, हाँ, तो जब वो वहाँ पे विन की, हाँ। तो उसके बाद एक कहते हैं ना कि सरप्राइज, शॉक्ड, हाँ। मतलब हर व्यक्ति शॉक्ड है। तो क्योंकि ये कोई इजी चीज़ें हाँ। नहीं हैं। और सबसे पहले मैं उनके हस्बैंड को हेड्स ऑफ करना चाहूँगी, और उनकी फैमिली को, जो उनका इन लॉज फैमिली है, तो उनके ससुर जी को भी, कि पहली बात अपनी बहू और अपनी पत्नी पर विश्वास करना, कि वो कितने भी कीचड़ में रहे पर वो कमल जैसी खिलेगी, और मुझे पता है कि वो आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोसेस करेगी। हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये सारी चीज़ें उसी घर और उसी परिवार में मिलती हैं जहाँ पर अच्छे से संस्कार दिया जाता है, जहाँ पर सच में मतलब स्त्री को देवी का महत्व दिया जाता है, क्योंकि देवी अगर गौरी है तो काली भी है। और दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतिहास सच में बहुत अच्छे से पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही उनका काम नहीं था, रसोई संभालना ही उनका काम नहीं था, बच्चे से लेकर, रसोई से लेकर पूरा एक एम्पायर संभालना, अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े होना, पति के ना होते हुए भी बेटे को पीठ पर बांध के लड़ना, मतलब वो है रियल में औरत। तो वो सारी चीज़ उन्होंने अपने वाइफ में और अपनी और अपनी बहू में देखा। तो मुझे ऐसा था कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं ना, तो पुरुष का मतलब ही यही होता है कि जो आपको इनकरेज करे एज अ पार्टनर। अगर आप एज अ पार्टनर होकर आप बोल रहे अरे तुम तो बैठो, अरे ये तो कीचड़ है, अरे तो ऐसा होता है, महिलाओं के साथ गलत होता, तो महिलाओं के साथ गलत कहाँ नहीं होता। आप अगर अपनी बीवी को अपने परिवार के बीच में छोड़ के 2 दिन के लिए तुम कहीं चले जाओ और एक ड्रामा कर दो कि मैं तो कुछ हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ, दूसरे दिन आपकी बीवी को घर से भगा दिया जाएगा, ठीक है? तो आपकी पत्नी के साथ या बहू के साथ तो आपके घर में भी गलत हो रहा है। भाई पार्टनर तो इसीलिए हो ना कि हर कदम पर तुम साथ दोगे। तो हेड्स ऑफ ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसी कहानियाँ होना चाहिए और लोगों तक पहुँचना चाहिए कि भाई इस तरीके से भी लोग काम करते हैं, इस तरीके से भी लोग रहते हैं। वो संयुक्त परिवार से में रहते हैं, बड़ा परिवार है उनका। अरे एक बात बताइए मुझे, जो रियल फैक्ट है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद किसी स्त्री का विवाह से मन टूटता है, ठीक है? बाकी विवाह एक ऐसा बॉन्ड है और एक ऐसा मतलब संस्कार है जो करना अनिवार्यता है, क्योंकि ये लाइफ जर्नी की बात होती है, ठीक है? और उस बीच में अगर कोई महिला ये चाह रही कि मैं परिवार के साथ समाज भी संभालूं, समाज के साथ देश भी संभालूं, जैसे आप हमारी मुर्मू जी को देख लीजिए, है ना, राष्ट्रपति महोदया जी को, उनको देख लीजिए, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका परिवार का भागीदारी होना ज़रूरी है, और अच्छे वे में। ये नहीं कि तुम आज वहाँ ऑफिस में बैठी और तुमको ऑफिस में बैठ के ये टेंशन हो रही कि यार घर पे तो खाना बनाना है, पति ने खाया नहीं खाया, टाइम से आएंगे तो चिल्लाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ फैमिली। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा परिवार बनना, फिर अपने बेटे या बेटी को अच्छे संस्कार देना, जिससे जब कल को वो अपनी बहू या पत्नी लेकर आए तो सपोर्ट अच्छे से कर पाए। तो विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक के करने से नहीं होता है। हाँ, लेकिन आज के समय में पुरुषों में भी आजकल कुकिंग स्किल्स अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है। तो जब तक महिलाएं घर पहुंचती है तो कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो बढ़िया खाना वाना सारी घर के काम देख लेते हैं आजकल। धीरे धीरे मतलब आप देखोगे, मतलब वो उस चीज़ को समझने लगे हैं, वो इस चीज़ को ये समझते हैं कि केवल ये महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, एक घर है, एक परिवार है, ये दोनों से मिल के चलता है। तो आजकल मैं देखता हूँ लोग घर में झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, तो वो मिलके सारा काम कर लेते हैं, और ऐसे बहुत अच्छा और सुखी परिवार लोगों का आज के समय में चल रहा है। और ऐसा ही मतलब सब दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे ये काम तो महिलाओं का है, महिलाएं करेंगे, अरे बाजार जाने का काम तो पुरुषों का है, पुरुषों ही करेंगे, ऐसा नहीं। सब आते जाते हैं, सब मिल बांट के करते हैं, और ऐसे ही घर चलता है। क्या होता है, महिला जो एक शब्द शुरू ही हुआ ना, आप कितनी भी चीज़ें अवॉइड कर दे, अवॉइड हो ही नहीं सकती, उससे रेलेवेंट है फैमिली,
उसकी प्रायोरिटी होती है, बच्चा वो जन्म देती है, पति की लाइफ में लाइफ पार्टनर बनकर वो जाती है, फिर पति का उतना ही उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात नहीं हो रही है, महिला की नहीं, जो ये दोनों अगर व्यक्ति समझ जाए कि लाइफ पार्टनर का मतलब होता है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमें ही एक दूसरे का साथ देना है, अब वो चाहे विपत्ति हो चाहे सुख का साथी हो, ठीक है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति ये समझ जाए कि झाड़ू लगाना सिर्फ महिला, कौन से धर्म में लिखा था कि झाड़ू लगाना सिर्फ महिला ही लगाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ महिला तो उस घर में रह नहीं रही है, सभी लोग रह रहे हैं। तो जैसे महिला खाना बनाती खाते तो सब लोग हो ना, वैसे ही अगर घर में महिला है तो गंदगी हुई है तो काम करना सभी का काम है। तो जो पुरुष ये समझ जाते हैं ना, जो पुरुष अपनी माता को देखकर समझते हैं, अपने पिता को देखकर समझते हैं कि यार मेरे पिताजी सच में मेरी माँ को देवी ही माने, उनकी हर जगह पर हेल्प की है, ठीक है, तो अपने आप वो संस्कार आने लगते हैं, ठीक है। और जो एक पिछली सोच नहीं, जो गंदी सोच कहूँगी, पिछली सोच नहीं, पिछली सोच में कुछ अच्छी सोच भी आती है। तो जो गंदी सोच होती है, जिन्होंने अपने घर में अपनी माँ को सिर्फ पिटाई में ही देखा है, प्रताड़ना में ही देखा है, ठीक है, या देखा है कि पिता ने ही हमेशा डोमिनेट किया है, या देखा है कि माँ ने ही हमेशा डोमिनेट किया है, मतलब अच्छे से परफेक्ट फैमिली नहीं देखी, तो वो ये सोचते हैं कि जो पुरुष अपनी बीवी की हेल्प करता है, अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, तो वो गुलाम है। पर वो गुलाम नहीं होता। आप जिनकी आप पूरा भारत, हम धर्मों का देश माना जाता है भारत, पूरा भारत जिस धर्म ग्रंथ की बात करता है, पुरुष भी सुबह 6 बजे उठ के पूजा करता है, उसकी माँ भी करती है, ठीक है, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल क्या देते हैं, शिव को ही पार्वती मिली और पार्वती को ही शिव मिले, ऐसा हम सब सोचते हैं। और जब हम मंडप में वर वधू को देखते हैं तो बोलते हैं कि इनकी जोड़ी शिव पार्वती जैसी हो, ठीक है। तो शिव पार्वती सिर्फ शादी या प्रेम नहीं था, वो फैमिली को संभालना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, और ऐसा ये करना कि चाहे विपत्ति हो चाहे सुख हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा साथ छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइफ पर 7 वचन जो इन सब चीज़ों को डीपली समझता है, रेयर ऐसा होता है कि 7 वचनों का लोग पालन करते हैं, बट आप माने ना माने, एक महिला की लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए कहा जाता है कि महिला को हमेशा सोच विचार कर जीवन साथी चुनना चाहिए। अगर वो नहीं चुनती हैं तो कोई बात नहीं, अगर उन्हें सिंगल लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रखना है या जो भी करना, वेरी गुड, क्योंकि सब अब उनकी लाइफ उनकी कंट्रोल में है। बट एक फैमिली में जाने के बाद सिर्फ आपका कंट्रोलिंग नहीं होता, पार्टनर का भी होता है। तो मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट फैमिली से स्टार्ट होता है। महिलाओं के साथ राजनीति परिवार से ही शुरू होती है। महिलाओं को अगर सपोर्ट करना है तो फैमिली से ही सपोर्ट वाला सिस्टम स्टार्ट होता है। ये बात तो है। लेकिन अब देखो, जो घरों में पुराने समय में आज भी हिंसा होती है, मारा पीटी होती है ना, उसका लेकिन बच्चों पे थोड़ा असर पड़ता है, उनकी मानसिकता पे। फिर वो जैसा देखते हैं फिर उनके मन में भी वैसे ही बैठा जाता है कि यार पापा मम्मी को ऐसे ट्रीट करते थे, मैं भी अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट करूँ। ठीक, आप देखते हैं ना काफ़ी इस तरह के केसेस होते हैं, हिंसा की सारी चीज़ें। लेकिन आज के समय में फिर दूसरी चीज़ें ये है कि रिश्ते शादी ब्याह टिकने का आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो कुछ ही समय में हमने व्यक्ति से मिले, 6 महीने हुए, 1 साल हुए, ज़्यादा लोग जानते नहीं, फिर शादी तक बात पहुँच जाती। एक चीज़ है, मैं इस पर काफ़ी पढ़ भी रहा था कि शादी के पहले का जीवन बहुत अलग होता है शादी के बाद का, क्योंकि शादी के पहले आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। शादी के बाद आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको एक घर चलाना होता है, एक समाज में एक रहना होता है, कई सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना। जब वो आती है तो इन व्यक्ति को समझ में आता है, क्योंकि हमने जैसे कोई भी आपका लाइफ पार्टनर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं देखा है ना, उसको केवल आपने प्रेम करते हुए देखा है ना। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आप देखोगे तब आपको पता पड़ेगा कि यार इंसान मेरे लिए था कि लायक था कि नहीं, ये उस लायक था भी कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा कि नहीं। और ये बातें हैं, ये दोनों पे लागू होती है ना। तो वही है कि हमारे यहाँ क्यों व्यवस्थाएं बनाई गई थी अरेंज मैरिज की, क्यों? हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह पहले नहीं हुआ करते थे, राम युग में भी हुए, कृष्ण युग में भी हुए, लेकिन वो एक अलग तरीके से हुए, अलग उसके
पीछे एक विधान था। लेकिन आज के समय में ज़्यादा समय लोग एक विषय दूसरों के विषय में नहीं जानते थे, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो डुअल फेस के हो गए ना। बिल्कुल आई एग्री। दो चेहरे हो गए लोगों के, कि भाई सामने कुछ और दिखा रहा है, शादी के बाद व्यक्ति का कुछ और चेहरा देखने को मिल रहा है ना। हिडन वाली जो चीज़ होगी, मतलब हम कहें कि जो सोशल मीडिया की रील की दुनिया है, वो रियलिटी में भी लोग को आप दिखा रहे हो, आपके दो चेहरे, है ना। लोग देखते हैं कोई इन्फ्लुएंसर है, वो बड़ा ग्लैमरिस्टिक होकर खुद को मीडिया में दिखा रहा है, हम उसको रियल लाइफ में मिल रहे हैं तो उसका व्यवहार देख रहे हैं, आचरण देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा है ही नहीं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों में देखते हैं, तो ऐसा आजकल लोग रियल लाइफ में भी हो गए, वहाँ भी उन्होंने दो चेहरे अपने रख लिए। अब वो कोई प्रेम में पड़ा, किसी से प्रेम हुआ, उसमें वो अपना एक अलग चरित्र दिखा रहा है, जब उसकी शादी हो जा रही है वो व्यक्ति अलग चरित्र दिखा रहा है। हाँ। तो ये एक अलग डिबेट का बात का विषय है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती बट कहीं ना कहीं ये भी महिला से संबंधित है, हाँ, क्योंकि है। इन्वॉल्व तो उसमें महिला ही हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष दोनों की बात है, मैं हाँ। है ना, कि दोनों की बराबर की उसमें भागीदारी है, बराबर की उसमें चीज़ें हैं। किसी एक को खैर हम उस चीज़ में दोषी नहीं नहीं ठहरा हाँ, ठहरा नहीं कर सकते। सकते। देखो दोनों की गलती है। अब जैसे मान के चलो, आजकल कई वर्षों से भाई सब महिलाओं के साथ उत्पीड़न, पीड़ा, मार काट सब होता जा रहा है ना। दहेज को लेके कितनी महिलाओं को मार दिया गया, सास ससुर पति के द्वारा। तो ये कई वर्षों से होता जा रहा है, धीरे धीरे करके इस पे आवाज़ उठी। इन 2-3 सालों में कई महिलाओं ने वैसा किया, बहुत नहीं किया, कई महिलाओं ने जिन्हें हम कुछ केसेस हाँ, अपने से हाइड हैं, हाँ, कुछ सामने आते हैं, कुछ महिलाएं मारती नहीं हैं। हाँ, बट वही चीज़ें जो पुरुष पहले करते थे कि हाँ, जान से नहीं मारते थे, पर हाँ, ऐसा अधमरा छोड़ देते थे हाँ, जीवन में कि उसके पास ना जीने का ऑप्शन है ना मरने का, ऑप्शन। पर वो जिंदा लाश बन के जी रही है बच्चे का मुंह देखकर। वैसे ही महिलाओं ने स्थिति बदल दी, वैसे ही रिक्रिएट कर दिया कि हम तुमको इतना परेशान करेंगे, इतना मानसिक प्रताड़ना देंगे कि ना तुम जीते बनोगे ना मरते, क्योंकि अगर तुम इकलौते बेटे हो तो माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम इमोशनल हो तो बच्चे का भी मुंह देखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें सर, इसके हर जगह से दो पहलू हैं। लेकिन इस चीज़ में पता है, मैं बताते हुए एक चीज़ समझ पाया हूँ, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी चीज़ हुई, महिलाओं ने कभी ये नहीं कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन कुछ इतनी घटना हुई, पुरुषों के अंदर डर बढ़ गया, पुरुषों ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे। ये सारी मतलब हुआ। हाँ, आजकल बहुत सारे पुरुष हैं जो शादी नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं आजकल इस चीज़ में से, शादी नहीं करेंगे। खैर आजकल ये भी बहुत ट्रेंड हो गया है कि हम अकेले रहेंगे, परिवार आगे नहीं बढ़ाएंगे, सोलो लाइफ में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि उन्हें वो ज़्यादा पसंद है। मैं इसका ये बता दूं कि पहले भी महिलाओं पर प्रेशर था कि आपको शादी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पहले तो ये भी प्रेशर था सर कि भले आपका पति कितना भी मारता पीटता हो, लेकिन समाज है और बदनामी का डर है तो झेलना पड़ेगा, और ये बताकर कि हो गया आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, ये चलता था। फिर धीरे धीरे महिलाएं सजग हुई, परिवार सजग हुआ, विचार अच्छे हुए, समय के साथ लोगों ने देखा कि भाई राम को ही सीता मिलते हैं और सीता को ही राम मिलते हैं। तो अगर आपकी सीधी सादी बेटी को अगर राक्षस मिल रहा है तो आप राक्षस से आपने विवाह नहीं किया था, पुरुष से किया था। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी को उठाकर ले जाते हैं अपने घर कि ठीक है भाई जीवित रहेगी, मेरे साथ रहेगी, बाकी हम देख लेंगे समाज का, ठीक है। क्योंकि रोती हुई बेटी को चुप करवाने समाज नहीं आता है, और मानसिक प्रताड़ना झेलने वाले परिवार को संभालने समाज नहीं आता है, ये भी अच्छा हुआ। फिर आज भी ऐसा है, कहीं ना कहीं प्रेशर है। एक चीज़, क्राइम्स जो पहले महिलाओं के साथ वायलेंस होता था तो सिर्फ महिलाओं के साथ ज़्यादा होता था, तो ये पहले से हाइप था। पावर किसकी थी कि क्राइम महिलाओं के साथ होता है, तो हम इस वर्ड को ज़्यादा पावर देते थे, ठीक है। पुरुषों के साथ कभी नहीं हुआ। पहली बार जब बच्चा जले हुए दूध को छूता है, जल जाता है, दोबारा बोलता है मैं नहीं छूंगा। तो अभी पुरुषों की हालत ऐसी ही है। जब से ये पुरुषों के साथ क्राइम होना स्टार्ट हुए हैं, तब से वो बोलते हैं कि अब मैं तो शादी नहीं करूंगा, अब मैं तो ये नहीं करूंगा। हालांकि गलती इन पुरुषों की नहीं है, इन्होंने पहले वाली महिलाओं के साथ गलत नहीं किया, वो पुरुष अलग ही थे, ठीक है। बट भुगतना तो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, और आज भी महिलाओं के अंदर होप बहुत बड़ी चीज़ होती है। महिलाएं कभी होप नहीं खोती, गिव अप नहीं करती कभी, कोई भी कंडीशन हो। वो मर के भी उठेंगी ना तो बच्चे का मुंह देख के बोलेंगी यार फिर से मैं जी लूँगी। पुरुषों ने ऐसा किया कि वो स्ट्रांग तो बहुत हैं, बट वो सोचते हैं कि नहीं
मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि लड़की को तो मेरे घर आना है, सही बात। मेरे को भी लेके जाएगी और मेरे माँ बाप को भी, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हमारे में पावर क्या है कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ गलत किया तो हो गया, आपने मतलब जो लोगों ने किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ कर किसी के साथ गलत करना चाहिए, क्योंकि इतिहास सबके साथ रिपीट होता है। दुनिया बहुत छोटी है, बहुत लौट छोटी फिर है। के ही आना है। घूम फिर के ही आना जो है। आपने किसी के साथ किया है वो आपके साथ भी होगा। हाँ। तो मैं ना आजकल वो सारी चीज़ें होती है, जैसे गवर्नमेंट है वो कहती है साहब कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, समाज कहता है दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। फिर क्या होता है, समाज शादी ब्याह कराता है, सरकार भी शादी ब्याह कराती है, फिर शादी में बढ़िया सरकार दहेज देती है सबको, 4 पेटी पलंग, 4 5 6 बर्तन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ। एक तरफ तुम कह रहे हो लोगों से कि दहेज मत दो, समाज कह रही है तुम दहेज मत दो, ऊपर से तुम ही सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हाँ। सारी चीज़ें कर, खुद ही उसमें दहेज दे रहे हो। मतलब आप सोचो ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है हाँ। इस बात पे कि आपने जब कह दिया, हाँ। है ना, कि भाई दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, सारी बंद होना चाहिए, आप योजनाएं चला रहे हो, आप कार्रवाई कर रहे हो, आप कानून बना रहे हो, हाँ। लेकिन वही कानून क्या आप पे लागू नहीं होता? मेरे हिसाब से अगर मैं हाँ। बताऊंगी जो मैंने, शायद हो सकता है हाँ। मैंने मेरे इलाके में जो देखा है हाँ। उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि देखो, गवर्नमेंट दे रही हम्म। है ना, दहेज वहाँ पर मना है। दहेज सीधी सी बात है, यह धर्म है, आप चाहे उसको गिफ्ट का नाम दे दें या चाहे जो भी, तो दहेज नहीं। आपने अपने बेटे को सजग बनाया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है, आप बेच तो नहीं रहे अपने बच्चे को कि तुम सही बात। दहेज दोगे, सामान दोगे, बेड पलंग दोगे, जो कि ये मतलब नॉन लिविंग थिंग है, इनकी कोई एज नहीं है, तब हम अपने बेटे को देंगे, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट आपको पता है कहाँ पर दे रही है, जहाँ पर जब गवर्नमेंट दोनों परिवारों को देखती है, ठीक है, शादी तो एक बंधन है, वो करना ही पड़ेगा, लाइफ पार्टनर एज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो करवाती भी है। इवन शादी करने के भी साथ 1.5 या 2 लाख देती ना, देती है। विवाह सम्मेलन जब होता है तो उसमें क्या होता है, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा या मेरे लोकल एरिया में ऐसे ही बताया जाता है कि 2 परिवारों को हम देखते हैं तो इवन दहेज में दहेज नहीं कह, गिफ्ट के तौर पर बर्तन भी दिए जाते हैं, बेड भी दिए जाते हैं, शायद मोटरसाइकिल या साइकिल भी दी जाती है, कुछ जोड़ी कपड़े, उसमें दोनों व्यक्ति को दिया जाता है। और वो एनालाइज करके कि लड़के के घर में कुछ नहीं है, लड़की के घर में भी कुछ नहीं है, दोनों ही मतलब कैपेबल नहीं है, पर भाई दोनों को जीविकोपार्जन करना है, तो कुछ हेल्प गवर्नमेंट करती है और दोनों के लिए करती है। तो उसे हम दहेज नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लड़की अगर किसी के साथ विवाह करती है, ठीक है, तो क्या होता है, उस दोनों मतलब वर वधू दोनों की फैंटेसी होती है, या कह ले उनका एक सोच होता है ना कि हम अच्छी लाइफ जिएंगे, चलो हमारे पास कुछ नहीं पर सरकार हमारी हेल्प कर रही है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन किया, हम सरकार के अंतर्गत शादी करेंगे। किसी की भी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी ही होती है सरकार के विवाह सम्मेलन में शादी करने का, कि यार सरकार दे रही है, ठीक है, वो बात की बात होती है, और सरकार वहाँ पे एनालाइज करती है कि हम अगर शादी कर रहे हैं तो हमारे लिए तो नागरिक में बेटा और बेटी दोनों आ रहे हैं, तो हमें तो दोनों को देना है, और वो गिफ्ट के तौर पर देती है कि तुम दोनों अच्छे से जियो, हम तुम्हें प्रोवाइड करवा तो रहे हैं। फिर वहीं लड़की का पिता है वो भी गिफ्ट की ओर में दे रहा है, हाँ। है ना, तो फिर वहाँ क्यों किया जा रहा है कि भाई दहेज दे रहा है? नहीं, दहेज मांग रहा है वो एक अलग बात है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। अब कोई पिता है वो स्वेच्छा से देना चाह रहा है कि भाई मुझे अपनी लड़की को गाड़ी देनी है, बर्तन देना है, ये देना है, वो देना है। तो आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट से एक 2023 में एक ऐसे नॉर्मल सा मतलब अगर हम जस्टिस वाला वर्ड को हटा दे वहाँ पर कानून की भाषा में, तो एक इंसानियत की वर्डिंग यूज़ हुई थी एक जस्टिस के द्वारा कि कोई भी पिता दहेज नहीं देता। जब वो देता है ना तो क्योंकि दामाद को विष्णु का रूप माना गया है इस देश में, भारत में, और बेटी को लक्ष्मी का, ठीक है, तो वो जब देता है तो अपना जान न्यौछावर करके अपनी पूरी संपत्ति लगाकर दामाद को, विष्णु रूपी दामाद को भी देता है कि तुम दोनों सहेज कर अच्छे से जीवन जियो, अगर तुम्हारे पास है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी मेरा कर्तव्य देना, क्योंकि हम तुम्हारे आखिर में माँ बाप हैं, और सिर्फ बेटी के नहीं, अब तो तुम मेरे भी दामाद बनने जा रहे हो तो बेटे के तौर पर ही हो, ठीक है। तो वो विष्णु का रूप, अलग होता है। विष्णु का रूप उसे कहा, वही फिर रावण का रूप करके मारता फिर, क्योंकि भाई जो बेटी का, जो भी बेटी का माता पिता है वो कोई ईश्वर तो है नहीं,
ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पैदा हुआ है सही कि बात उसको वो तुरंत स्कैन कर ले कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर गलत चीज़ें हैं, ठीक है, ये कल को मेरी बेटी को ले जाके मारेगा, आज भले अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, या मेरी बेटी के अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, मार देगा या कुछ भी करेगा, दहेज मांगेगा। फिर एक तो लड़के भी, मतलब जो परिवार आते हैं, कुछ कुछ परिवार आपके सामने वही बनकर आते हैं जैसा आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, एकदम केयरिंग, वेल ड्रेसअप, एकदम मैच्योर, ठीक है। बट अचानक जब आप उस बेटी को लेके जाते हैं जिसको आपने पहले गिफ्ट का नाम दिया था, ये कह के कि नहीं नहीं आप जितना दे रहे हैं हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है, वो भी आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। सही बात। अचानक आप बेटी को लेके जाते हैं और फिर मारना शुरू कर देते हैं, फिर बेटी के थ्रू बुलवाते हैं कि हमको इतनी ज़मीन चाहिए, ये चाहिए हमें, तो गाड़ी ये चाहिए चाहिए, तो वो दहेज का नाम अभी अब वो भोपाल में कर्मठ एक होता बहुत है। बड़ा भी केस हुआ था, जज का जो बेटा था, गिरीवाला सिंह की आप बात करें शायद, हाँ, है ना, हाँ। समर्थ तो सिंह वाला हाँ, केस। आप सोचो उस व्यक्ति के घर में किस चीज़ की कमी, क्या नहीं बिल्कुल, कमी, हाँ। बताइए, वो व्यक्ति तक प्रताड़ित कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मानसिकता, खराब मानसिकता धन देकर कभी नहीं आती, है ना, ध्यान देकर आपके पास कभी नहीं आएगी, ठीक है। रावण भी बहुत अमीर था, सोने की लंका जिसके पास थी, ठीक है, पर वो भी कितना लोभी था, उसको और लोभ में ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीज़ उसके पास थी, धन तो उसके पास भी काफ़ी था, ठीक है, अगर वो चाहता तो क्या ही बात थी, उससे उसके जैसा धनी तो मुझे लगता है अंबानी जी भी नहीं है इस समय पर, ठीक है। बट मानसिकता वैसी नहीं होती, जिस व्यक्ति के अंदर एक बार अगर लालच आ गया तो वो लालच का क्राइटेरिया बढ़ते जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा हमारे पूर्वज कहते थे कि जितना है उतने में ही खुश रहो, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपना जो दिमाग है हटाओ, है ना, जो है उसमें खुश रहो, भगवान का धन्यवाद करो और अच्छे से जीव को पालन करो। हर कोई इसको अप्लाई नहीं कर रहा है, तो एक लालच की उपज आपके मन में एक पहाड़ बना देती है, आज इतना मिला अब मैं बेटी को परेशान करूँगा इनकी, तो बेटी ही तो है, समाज भी है, घर तो लेके जाएंगे नहीं, तो अब उतना देंगे, फिर मैं मांगूंगा फिर इतना देंगे। वैसे तो देखिए, एक पिता होता है ना, वो खाली हाथ तो कभी नहीं भेजेगा, आज नहीं आगे भी नहीं भेजेगा, अपनी बेटी को उसको उपहार तो देगा, ठीक है, सब कुछ देगा अपनी स्वेच्छा से, लेकिन वो उपहार ससुराल में जाने के बाद जब वो अपराध की ओर में जाता है, अपराध के ग्राउंड पे आकर बैठ जाता है, तब फिर वो दहेज बन जाता है। आप थोड़ा सुनिए, यहाँ पर कुछ और पहलू था, यहाँ पर प्योर इंटेंशन, प्योर गिफ्ट, और यहाँ पर जाने के बाद जब वो अपराध की श्रेणी में आ गया, जब बेटी के ऊपर लालच हावी हो गया पति के द्वारा, तो वो वहाँ पर दहेज बन गया और अपराध बन गया। हाँ, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती तो मुझे लगता है कि कई सारे पिता स्टैंड लेते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, कार्रवाई करते हैं। कई पिता अपनी बेटी को घर ले आते हैं गाजे बाजे के साथ, लेकिन कई पिता होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में यही भोगना लिखा है, तुम यही लिखा के आई हो, तुम यही सीखो। तो वहाँ लोगों को एक चीज़ ये समझना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें हो, या तो उनके पिता पेरेंट्स वो समझते, देखो कई बार, देखो भारत में हम इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी से समझ पाया हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ। लोग समझते हैं शादी होगी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। देखो मैं नहीं कहता कि समाज आगे आएगा, लेकिन जो घर के लोग हैं उनकी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी बेटी है, मैं आपको आपकी एग्जाम्पल आपकी देती हूँ। बहन है, हाँ, है ना, आपका बनता है उस पर, बिल्कुल, आप बिल्कुल। आपका हक है, तो वो वाली चीज़ है। और धीरे धीरे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, कई जगह नहीं भी समझ रहे हैं, दोनों पहलू हैं। ये पॉडकास्ट में भी मतलब बहुत लोगों के पास जाए, आई रिक्वेस्ट, और ये जो टॉपिक उठा दहेज वाला, सबके पास जाना चाहिए। मेरे गांव में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, मैं ऐसा पब्लिकली नाम नहीं लूँगी उनका, बट वो एक पिता ऐसे हैं कि सेम ऐसी कंडीशन उठी, उनके सामने भी वर पक्ष आया, बहुत अलग दिखाया कि हम आपकी बेटी को वो जैसा रहना चाहेगी, क्योंकि हमारी भी एक बेटी है, वैसे ही रखेंगे, और आपकी बेटी हमारी बेटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पिता तो पिता है भाई, जो आप भाई हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिले उसका जैसा मैं पालता हूँ, ठीक है, इमोशनल अवेलेबल हो, हर चीज़ प्रोवाइड करे जैसे मैंने किया है, ठीक है, जाहिर सी बात है, हर अपेक्षा होती है हर पिता की हर दामाद से। शादी भी हुई, 1 महीने भी वो शादी नहीं चली, और शादी नहीं चलने का रीज़न ये था कि जब वो गई अपने ससुराल में, तो दूसरे या तीसरे दिन से ही डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हुआ,
और वो बेटी कुछ कह नहीं पाई डाइट में, क्योंकि वो बेटी जो है वो परिवार ही है, वो बहुत इमोशनल परिवार है और समाज को लेकर बहुत चलता है क्योंकि ब्राह्मण परिवार से है, तो वो कहीं नहीं। लेकिन जब बात आई कि मारा पिटाई इस हद तक हो गई कि भाई सामने से ये कहा जाने लगा कि तुम 5 करोड़ मांगो अपने बाप से, बाप तब मैं दूंगा, तब मैं तुमको रहने दूंगा, रहना है तो रहो और नहीं तो चली जाओ, मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, लड़की ने वहाँ पे भी सह लिया, लेकिन जब बात उसके गले पर आई, गले पे कैसे कि जो सामने वाला रोज दारू पी के मार रहा है, उसके मन में एक ऐसा डर बैठ गया है कि यार अब आ रहा है, अब मारेगा, अब लड़ेगा। वो डर सोचिए, वो मार का डर, अब लड़ेगा। वहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद, सब चौपट हो गया उसका सब कुछ। वो 1-2 साल 3 साल बर्बाद हो चुका था, ठीक है। बट उसके बाद उसने इनिशिएट किया, मतलब ऐसा हुआ कि वो जैसे तैसे उसको घर से निकाला गया, वो रातों रात पता नहीं कहाँ से कहाँ कैसे घर पहुंची। फिर उसके पिता तो पिता है, क्या उसके ऊपर समाज का प्रभाव नहीं होगा, समाज का डर नहीं हुआ। बट पिता ने अपनी बेटी का स्टैंड लेते हुए, और क्योंकि धार्मिक व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है वो धर्म के अनुसार चलेंगे, और तो उन्होंने वो लिया कि मैंने बेटी ने लक्ष्मी पैदा की थी तो लक्ष्मी की केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब उसमें बेटी की किस्मत नहीं है, उसमें सामने वाली की फूटी किस्मत थी कि वो लक्ष्मी को सहेज कर नहीं रख पाया, ठीक है। वो अपनी बेटी को लेके आए और शायद आज भी उनकी बेटी उनके पास में है, रह रही है, बाकायदा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई डर नहीं है। समाज ने इतना तक कह दिया कि अरे इन्हीं की बेटी में गलती होगी, ऐसा हुआ। तो मतलब ये बताइए, एक पिता और एक बेटी, उनको क्या नहीं पता होता है क्या कि मतलब ससुराल से लौटी हुई बेटी और समाज उसको किस नज़र से देखता है, सब कुछ पता होता है, सब वाकिफ़ होते हैं, ठीक है। बेटी भी अडल्ट है, लेकिन फिर भी ये स्टेप लेना कि कल को अगर मुझे मार के मेरे पीठ पीछे लोगों ने ये कर दिया कि इसके तो इतने अफेयर चल रहे थे, वो अफेयर चल रहे थे, तब जो बदनामी होगी उससे बेहतर है कि ये कैरेक्टर वाली बदनामी सच है कि मैं वापस घर लौट जाऊँ, पिता के साथ रहूँ, पिता के अंडर में रहूँ, पढ़ूँ लिखूँ और आगे लाइफ जीऊँ। और अलगाव आपकी लाइफ का एंडिंग नहीं होता, वो आपको दूसरी लाइफ देता है और दूसरी इतना बड़ा चांस देता है ना कि आप अच्छे लाइफ पार्टनर का चुनाव करो। तो आज भी वो पिता पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ पेरेंट्स इन सब चीज़ों में इंस्टेंट ले पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पिता हो, भाई हो, उसे ये सोचने से पहले कि समाज क्या कहेगा कि यार मैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर ले आऊँगा, उससे पहले ये उसको सोच लेना चाहिए कि जब मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, वो समाज क्या वहाँ पे खड़ा है, क्या उस बारे में सोच रहा है, क्या उसने उन लोगों से कुछ कहा जो मेरी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। तो हाँ, इन सब चीज़ों में लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, और ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं तो इस तरह की जो घटनाएं जहाँ हो रही है वहाँ लोगों के पास भेजें, वो इन सब चीज़ों को सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं जीता जागता सबूत उस परिवार का, कि उस परिवार ने 4 साल, वो परिवार जब उनकी बेटी वापस आई तो किसी भी पारिवारिक प्रोग्राम होते हैं ना, शादी विवाह, जनेऊ वेनेऊ, वहाँ पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, सामने से तो अच्छा ही अच्छा समाज बोलता है, बट पीठ पीछे सबको पता होता है कि कौन कितनी गाली दे रहा है उतना। बट मतलब हेड्स ऑफ वो फैमिली को, और खासकर उस फैमिली में वो जो पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, जिन्होंने समाज का ही नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, बस इतना उन्होंने ध्यान दिया कि मेरी परवरिश अच्छी थी, मेरी बेटी ने वहाँ पर किसी को मारा नहीं, किसी को जहर नहीं दिया, ठीक है, और दहेज के अगेंस्ट में वो खड़ी थी और अपनी जान बचाकर वापस आई है। अब मेरी लक्ष्मी, मेरी जिम्मेदारी, वैसे ही चल रहा है। बहुत सुंदर काफ़ी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो टॉपिक्स थे, और भी चीज़ों पे अपन लोगों ने आज बात करी, और लगभग समय भी पॉडकास्ट का पूरा हो चुका है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे भी और भी बात करना बाकी है, तो मैं चाहूँगा कि फिर हम किसी और पॉडकास्ट में किसी और रोज़ आपसे उन सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करें। तो बहुत सार्थक चर्चा रही, हमने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमने बात की, महिलाओं के नेतृत्व को लेके बात की, हमने सरकार जो अच्छे काम कर रही हैं SLRM को लेके, सामूहिक को लेके, उस पे लेकर हमने बात की, कुछ कहानियों पे, कुछ लोगों के बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है ना, कि किस तरीके से एक पुरुष है वो सपोर्ट करता है, एक पिता अपनी बेटी के लिए पूरे समाज से लड़ जाता है, वो उसे घर ले आता है, इस पे हमने बात करी। और इसी वो टॉपिक पे हम अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।